नमस्कार, माई उपचार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यौन सुख के बारे में और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र गोयल। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा माना जाता है कि पेनिस के आकार का छोटा होना शारीरिक संबंधों की मधुरता को कम कर देता है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि एक अदद उम्र के बाद पेनिस के आकार को बढ़ाया जाए? क्या इसके लिए कोई सर्जरी या दवाइयाँ उपलब्ध है? पेनिस का साइज और पेनिस का आकार और इसकी गर्थ, ये एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन है और इसके लिए मैंने देखा है बहुत सारे युवा सब परेशान रहते हैं। मैं पहले ही ये बता देना चाहता हूँ कि पेनिस के साइज से आपके सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रीज़न कि जो पेनिस होता है उसमें सेंसेशन उसके टिप पे पोर्शन, ग्लांस पोर्शन पे होते हैं। सिमिलरली वजाइना में जो सेंसेशन होते हैं, क्लाइटोरिस और जो वो पोर्शन होता है वो उसका फ्रंट वाला पोर्शन। वंस यू पेनिट्रेट अ इंच, उसके बाद आप उसके अंदर कितना जा रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो मोर योर लेंथ, आप अपने पार्टनर को पेन ज़्यादा दे रहे होते हैं। यदि आप वेजाइना में एंटर करते हो, आप 4 इंच के बाद और 10 इंच या 11 इंच और अंदर जाना चाहते हो तो आप उसके सर्विक्स को टच करते हो, तब आप उसको पेन देते हो। तो फॉर सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन आपका 1 इंच का काफ़ी है। तो नॉर्मली 4-5 इंच लेंथ होती है। पर्सनल के साथ क्या इश्यूज़ कब होते हैं? जब आप टॉयलेट में दूसरे का देखते हैं या वेबसाइट पे पोर्नोग्राफी में या किसी दूसरे का देखते हैं, हमें लगता है कि उसका बहुत बड़ा है ऑर्गन। और अपना क्या होता है, अपना जब हम देखते हैं पहले बीच में थोंद आ जाती है, फिर यहाँ के ऊपर का फैट आता है, और जब हम पेनिस क्या होता है नीचे से लगा हुआ होता है बॉडी में, और हम ऊपर से देख रहे हैं तो इतना पोर्शन तो हमारा ऐसे चला जाता है, तो हम आगे का इतना पार्ट देख रहे होते हैं। तो अपने बारे में हमेशा एक डिससेटिस्फेक्शन लगता है कि हमारा छोटा है। तो पहले अपना ऑर्गन एक शीशे में देखिए। तो इट इज़ अ कॉमन एडवाइस कि आप मिरर में अपने आप को देखें, क्योंकि जब मिरर में आप अपने आप को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप सामने से देख रहे हैं, और जब सामने से देखेंगे तो आपको अपना जिसको आप ऊपर से देख रहे हैं और सामने से देख रहे हैं, उसी में 2-3 इंच का डिफरेंस आपको फील होगा। और बात रही साइज से सेटिस्फेक्शन का, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सब बातें दोस्तों से और वेबसाइट पे और गूगल करके आप अपने आप में अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी पैदा कर रहे होते हैं। दूसरी बात, क्या इसका साइज़ बढ़ाया जा सकता है? आपको भगवान ने जो आपका साइज़ दिया है वो वही दिया है। बाकी ये है कि आप किसी भी वेबसाइट पे डालेंगे, पोर्नोग्राफी सर्च करेंगे, सबसे पहले वहाँ पे पॉप आउट आएगा अपने पेनिस का साइज़ बढ़ाइए, उसके लिए ये दवा खाइए, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें इतना पैसा लगेगा, चलो देख लेते हैं यार 2000 रुपये में यदि ये चीज़ हो रही है तो बड़ा कर लेते हैं और कुछ। तो ये सब चीज़ें भ्रांतियाँ हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका जो साइज़ है वही रहेगा। हाँ, कुछ केसेस में मेडिकल जहाँ पे प्रॉब्लम है, माइक्रो पेनिस है या उनको एंडोक्राइन कुछ हार्मोन्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है और उनके पेनिस साइज़ रियली छोटे हैं, तो वहाँ पे उनको दवा देके उस बीमारी को कंट्रोल करा जा सकता है। और ये सब चीज़ें बचपन में हो सकती हैं। मेरे पास एक 25 साल का एडल्ट आता है बीमारी के साथ, अब उसका ग्रोथ नहीं हो सकता। हाँ, एक 2 साल का बच्चा आता है, उसकी मदर लेके आती है कि इसकी ग्रोथ प्रॉब्लम नहीं हो रही है और उसके हार्मोन में प्रॉब्लम है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब एक एडल्ट हमारे पास आ रहा है, उसकी लंबाई 5 फुट है, तो अब उसको 5 फुट 2 इंच भी नहीं कर सकते हम। ये सब कहने की बातें हैं, दवाई वगैरह से कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ सर्जिकल प्रोसेसेस से हम कुछ लिगामेंट लूज़ कर दें जिससे वो थोड़ा सा और आगे की तरफ प्रोट्यूड, यदि कोई चीज़ यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये यहाँ पे टाइट है, आप इसको थोड़ा सा ये कट कर देंगे तो थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर करके करा जा सकता है, बट उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ साइज़ अपने आप में एक भ्रांति है, जिसको जो दिया गया वो है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, शीशे में देखने वाला बिल्कुल डेफिनेटली इट वर्क्स, इसको ट्राई करें। डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा माना जाता है कि पेनिस के आकार का छोटा होना शारीरिक संबंधों की मधुरता को कम कर देता है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि एक अदद उम्र के बाद पेनिस के आकार को बढ़ाया जाए? और क्या इसके लिए कोई तेल या मरहम वगैरह उपलब्ध है? कोई भी तेल है, बॉडी आपकी स्किन जो है वो आपको ऐसी मिली है, इससे बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। तो जो आप तेल लगाते हैं, ये सब चीज़ें लगाते हैं, तो वो बॉडी में कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ना तो उसमें कोई हार्मोन वगैरह, ये सब सांडे का तेल और ये ऑयल और चाइनीज़ तेल और ये सब तेल, मेरे ख्याल से सब मार्केटिंग है। तेल लगाना वो पेनिस के अंदर तो घुसने नहीं वाला वहाँ पे स्किन से, तो एब्जॉर्ब होगा नहीं, तो वो कुछ काम नहीं करने वाला। हाँ,
मेंटली साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, हाँ हमने ये चीज़ किया और हमने उसमें बेटर हो गया, तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन इन चीज़ों में होता है। हाँ हमने पैसे दिए, 10,000 रुपये खर्च करे, तेल लगाया, उसमें थोड़ा सा ठंडी सी सेंसेशन आई, उसमें 1-2 मेंथॉल कुछ 2-4 आइटम्स मिले होते हैं जिससे एक और फीलिंग कुछ हो जाती है, इरिटेशन वहाँ पे होता है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है। डॉक्टर गोयल, शुक्राणुओं की संख्या में गिरावट ये किस तरह का मसला है और क्या इसे अच्छे खान पान, कसरत या इससे सुधारा जा सकता है या दवाइयों का उपयोग ज़रूरी है? जी, अब बात ये वाली बात आती है इनफर्टिलिटी पे। जिन पुरुषों के बच्चे नहीं होते हैं, या जिस पुरुषों के नहीं, मैं ये कहूँगा कि जिस कपल के यदि बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहले उंगली उठती है हमारी सोसाइटी में फीमेल्स के लिए। तो पता चलता है हमारे पास जब आते हैं एज ए मेल सेक्सोलॉजिस्ट या एज ए एंड्रोलॉजिस्ट और मेल सेक्सुअल एक्सपर्ट, तो जब हमारे पास जब हमारे पास मेल्स लोग अपना चेकअप कराने आते हैं, तो उससे पहले पता चलता है वाइफ का तो ऑपरेशन भी हो गया, हिस्ट्रोस्कोपी भी हो गई, और पुरुष जी ने अभी अपना सीमन तक टेस्ट नहीं कराया है, क्योंकि वो तो समझते हैं कि सारी प्रॉब्लम वाइफ की है या फीमेल पार्टनर की है। और जबकि सीमेन टेस्ट कराना इतना इजी है, आपको जस्ट निकाल के मास्टरबेट करके शीशी में टेस्ट के लिए देना है, और वाइफ का आपने ऑपरेशन तक करवा दिया है और अपना आपने सीमन तक टेस्ट नहीं किया है। तो आई थिंक यदि किसी कपल में यदि उनको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, तो सबसे इजी है सीमन एक शीशी में निकाल के दीजिए लैब में, वो टेस्ट करके बता देगा कि आपका सीमन नॉर्मल है या नहीं है। और यदि सीमन में फिर जब देखा जाता है, तो उसमें देखा जाता है कि काउंट कितना है, मोटिलिटी कैसी है, कितने एक्टिव स्पर्म्स हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। तो ये सब फैक्टर्स जो होते हैं वो सीमन में वो देखे जाते हैं। और यदि किसी के सीमन में इनमें से किसी चीज़ में कमी आती है, तो उसको मेडिकली कुछ चीज़ें होती हैं उनको ठीक किया जा सकता है। और यदि ठीक नहीं किया जा सकता, यदि किसी के स्पर्म बन रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे, तो उनके रास्ते में कहीं ब्लॉकेड होता है, तो उस ब्लॉकेड को खोला जा सकता है एक माइनर ऑपरेशन करके, जो कि हम माइक्रो सर्जरी से वो ऑपरेशन करते हैं। या किसी के पुरुषों के क्या होता है कि उनकी नसें जो होती हैं वो स्वेलिंग हो जाती हैं, वेरिकोसील जिसको कहते हैं। तो वेरिकोसील की वजह से क्या होता है कि टेस्टिस में जो ऑक्सीजन प्रॉपर पहुँचनी चाहिए, जो न्यूट्रिशन प्रॉपर पहुँचना चाहिए, वो नहीं पहुँच पाता है, तो उससे स्पर्म्स की ग्रोथ प्रभावित होती है। तो वेरिकोसील का एक माइक्रो सर्जिकल ऑपरेशन होता है, उसको हम करते हैं, तो उसके बाद स्पर्म्स की ग्रोथ और उनकी मोटिलिटी वगैरह बढ़ जाती है। और जिन केसेस में लगता है कि टेस्टिस की ही ग्रोथ नहीं हुई है, टेस्टिस छोटा है या बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं है, तो उन केसेस में हम आर्टिफिशियली स्पर्म को रिट्रीव कर लेते हैं, और उस केसेस में हम IUI या IVF करके उन सब हम हेल्प कर सकते हैं किसी पेरेंट्स को, उनको बच्चा पैदा होने में मदद कर सकते हैं। तो आज की तारीख में मैं ये कहूँगा कि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि शायद ही हमें किसी कपल को कहना पड़े कि आपका बच्चा नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि हमें उसको एफर्ट कितना करना पड़े, बट विद एफर्ट आई थिंक वी कैन प्रोवाइड अ चाइल्ड टू एवरी कपल। ये आपने बात बहुत सही बोली कि प्रजनन की शक्ति क्योंकि महिलाओं में होती है, इसलिए पहले उन्हें जिम्मेदार माना जाता है कि अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो मान लीजिए अगर किसी कपल ने टेस्ट कराया और मर्द को पता चला कि उसका जो शुक्राणु की जो संख्या है वो कम है, तो इसके लिए क्या सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है या फिर घरेलू जैसे आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव ला सकते हैं, खान पान में या कसरत वगैरह से भी क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? देखिए, एक चीज़ जो इसमें 2-4 जो मैं सामाजिक या जो आपने बताया घरेलू उपचार जो मैं बताना चाहूँगा, वन थिंग इज़ अ मोबाइल। स्पर्म्स जो हैं रैपिडली ग्रोइंग सेल्स हैं, और जो मोबाइल के वाइब्रेशंस या मोबाइल के जो सिग्नल्स हैं वो बॉडी की कोई भी चीज़ जो रैपिडली एक्टिव है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। तो जिन लोगों के साथ इशू है दे शुड अवॉइड कि अपने पैंट पॉकेट में मोबाइल ना रखें। सेकंड थिंग, स्मोकिंग, टबैको और उसमें जो केमिकल्स होते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि वेरिकोसील से स्पर्म्स की ग्रोथ प्रभावित होती है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं पहुँच पाता। तो टबैको के इस्तेमाल से आपकी आर्टरीज़ जो हैं वो टाइट हो जाती हैं और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की ग्रोथ जो पहुँचनी चाहिए बॉडी के हर टिश्यू पे वो नहीं पहुँच पाती है। तो यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो इससे फ़र्क पड़ता है। मोबाइल पैंट पॉकेट में ना रखें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल का उचित मात्रा में ही रखें। एक्सेसिव अल्कोहल आपके लिवर को ख़राब करता है, तो बॉडी के एंजाइम उससे चेंज होते हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो अल्कोहल का अतिरिक्त सेवन अवॉइडेबल है। और दूसरे, आजकल सब लोग क्या है, जिम जाते हैं बॉडी बनाने के फैशन में। जिम जाते हैं, वहाँ पे जिम इंस्ट्रक्टर आपको बॉडी बनाने के लिए और 2-4 कि ये प्रोटीन खाओ,
ये लो, ये हार्मोन लो, ये लो, और कुछ वो प्रोटीन है इसमें हार्मोन नहीं है ये कह के भी उसमें बहुत सारे वो सब कोई चीज़ में DHE है, आपको नहीं पता होता उसमें क्या क्या केमिकल्स हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा केमिकल्स आप खा रहे हो, तो जो चीज़ आप बाहर से ले रहे हो, तो इसका मतलब बॉडी की इंटरनल चीज़ आपकी सप्रेस हो रही है। I can name a lot of my patients who are boxers, who are Mr. India, going to into competition of Mr. India, वो लोग नपुंसक होते हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि वो बाहर से प्रोटीन और हार्मोन्स का इतना, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इतना सेवन करते हैं कि बॉडी के इंटरनल स्टेरॉइड उनके कोलैप्स हो जाते हैं, तो वो बच्चे पैदा करने की शक्ति उनकी कम हो जाती है, उनके स्पर्म्स कम हो जाते हैं। तो एक्सटर्नल ये जो बॉडी बिल्डिंग और जिम में है, इट इज़ गुड कि आप जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिम में आप जाके सप्लीमेंट्स ले रहे हैं बॉडी बनाने के लिए, जहाँ आप जो काम अननेचुरल कर रहे हैं तो आपकी नेचुरल चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो जिम में जितने लोग ये जिम के प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वो उसमें जिम वाला वहाँ पे बैठ के उन सब चीज़ों में कमा रहा होता है। कुछ नहीं है, अपनी बॉडी को नेचुरल रहने दीजिए, आप ठीक है। हाँ, उसके बावजूद भी आपकी बॉडी में कमी है तो मेडिसिन, वी आर देयर एज ए एक्सपर्ट यू, वी विल हेल्प यू। और मैं ये कहा है मैंने शुरू में कि हम ऐसा कोई कपल नहीं है जिसको हम हेल्प ना कर सके, उसको बच्चा ना मिले। आई थिंक डॉक्टर काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं, जैसे कि मोबाइल एक जीवन का ऐसा अनिवार्य हिस्सा बन चुका है कि लोग मोबाइल के बिना रह नहीं सकते, और मोबाइल का सेक्सुअल लाइफ पे कुछ असर पड़ता है ये तो खैर हम में से कईयों को मालूम भी नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि लो स्पर्म काउंट एक कारण होता है जिससे कपल को बच्चा ना हो पाए, तो क्या इसका कोई इलाज भी मुमकिन है, सर्जिकल या फिर क्लिनिकल, या फिर कोई घरेलू उपचार भी मुमकिन है अगर कोई कपल नहीं जाना चाहता है, कोई सर्जरी नहीं कराना चाहता है, तो इसके बताइए आप। हाँ, तो जिन लोगों के स्पर्म काउंट कम रहते हैं या मोटिलिटी कम रहती हैं, तो उसमें एक तो बचाव हमने बताया है कि जैसे मोबाइल हुआ, या आप स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करें। थर्ड थिंग कि जिम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल स्टेरॉइड्स, वो ना लें। और जहाँ तक घरेलू उपचार या और दूसरे पैथीज़ के उपचार के बारे में मैं कहूँगा, तो उसमें क्या है कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि स्पर्म्स में उसकी मोटिलिटी कम है, या उस मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम है, या काउंट्स में प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है, लोग पुराने स्टैंडर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं, किसी का पहले स्टैंडर्ड में 45 मिलियन वाज टेकन एज ए नॉर्मल, और किसी का 44 है तो उसको कम माना जाता था। आज के स्टैंडर्ड में 15 मिलियन इज़ कंसीडर्ड नॉर्मल, और 14 को कम माना जाता है, और मान लो किसी का 20 है तो उसको नॉर्मल माना जाता है। बट बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो पुराने स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, और किसी का यदि 25 भी है तो भी उसको एक्सटर्नली उसको स्पर्म बढ़ाने की दवा दे देते हैं। ऐसे में क्या होता है, उसका रिवर्स इफेक्ट होता है। आप स्पर्म बढ़ाना चाहते हो, उसके ऑलरेडी नॉर्मल है। अब ऑफिस में कोई बंदा काम कर रहा है ऑफिशियली, वो ठीक काम कर रहा है, और उसको रोज़ बॉस डांटे कि यार तुम काम नहीं कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, अल्टीमेटली वो क्या करेगा, काम छोड़ देगा। तो ऐसी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करती है। जब आप उसको एक्स्ट्रा स्टिमुलेट कर रहे हो जबकि वो नॉर्मल है, तो ऐसे में काउंट सप्रेस हो जाते हैं। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे जो फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट हैं, वो एंड्रोलॉजी पार्ट को, मेल पार्टनर को ट्रीट करने लगते हैं, और वो उस नॉर्मल काउंट को और स्टिमुलेट करना चाहते हैं, और अल्टीमेटली पेशेंट हमारे पास आता है कि उसका रिवर्स इफेक्ट हो गया। तो रिवर्स इफेक्ट, तो ऐसे में हमारे पास बहुत सारी पैथीज़ में दवाई हैं कि जो कि सब सारी बीमारियों की एक ही दवा है। किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, वो एक दवा है। इरेक्शन नहीं हो रहा, टाइमिंग बढ़ाना है, स्टेमिना बढ़ाना है, स्पर्म बढ़ाने हैं, सबकी एक ही दवा है। और हम कहते हैं कि हर चीज़ का स्पर्म की इसकी ये प्रॉब्लम है तो उसको हमें इस पार्ट को करेक्ट करना है। तो इन सब एक कॉमन दवा से कहीं ना कहीं वो उसका नुकसान होता है। तो वो कोई दवा नहीं है, वो तो बस पता है कि हमें पुश्तैनी पता है कि इससे ये हो रहा है। तो मैंने जो अवॉइडेंस बताए वो तो ठीक है, बट कोई घरेलू दवा मैं ऐसे बोलूँगा कि ये स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, वो मेरी जानकारी में नहीं है। और यदि वाकई में है तो सब चीज़ का एक उपचार नहीं हो सकता, उससे कहीं ना कहीं फिर नुकसान होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब अपना कीमती समय देने के लिए, और हमें बहुत सारी भ्रांतियों और मिथकों के बारे में बताने के लिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि यौन सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इसके बारे में काफ़ी सारे पहलुओं से डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत हुई। आशा है आपके लिए ये लाभदायी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें, साथ ही लाइक और शेयर करें। माई उपचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्द ही अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।